तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी भाग 3 यानी कि बसंत भाग 3 जो कि कक्षा 8 की पुस्तक है, उसके हम पाठ 3, पाठ 4 और पाठ 5 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम पाठ 1 और पाठ 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने उनका लेखक परिचय, पाठ का सार और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कर लिए हैं। आज की क्लास में हम पाठ 3, पाठ 4 और पाठ 5 पे लेखक परिचय, पाठ का सार और प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक अवश्य करें और इतना निवेदन अवश्य करना चाहूँगी कि क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पाठ 3 बस की यात्रा। क्या नाम है पाठ 3 का? बस की यात्रा, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है। हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक। कैसे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी? व्यंग्य लेखक हैं, यानी व्यंग्यकार हैं। का जन्म 22 अगस्त 1922 को 22 अगस्त और 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। 22 अगस्त है और सन भी कौन सा है? 1922 है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कौन से विषय से? हिंदी विषय से। हिंदी व्यंग्य लेखन को सम्मानित स्थान दिलाने में परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और रविंद्र त्यागी को मिलाकर हिंदी व्यंग्य लेखन की त्रिमूर्ति बनती हैं। कौन कौन? शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, रविंद्र त्यागी को मिलाकर क्या बनते हैं? ये व्यंग्य लेखन की त्रिमूर्ति बनती है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नरेंद्र कोहली, बाद में चलकर श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली तथा शेर जंग गर्ग जैसे लोग इनसे जुड़ गए। पहले कौन कौन थे? पहले शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और रविंद्र त्यागी थे। बाद में कौन कौन जुड़ गए? श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, शेर जंग गर्ग भी इनसे जुड़ गए। 1995 में इनका देहांत हो गया। कहानियाँ, यानी जो इनकी रचनाएं हैं उनमें कहानियां हैं। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से। यह क्या है? इनकी कहानियां हैं। उपन्यास है इनके रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज, ये उपन्यास है इनके। फिर है निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये भूत का पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और पगडंडियों का जमाना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, निठल्ले की डायरी। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ का सार, जिसका नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा। बस की यात्रा नामक पाठ श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यात्मक हास्यप्रद निबंध है। क्या है इसकी विधा? क्या है पाठ की बस की यात्रा का? व्यंग्यात्मक एवं हास्यप्रद क्या है? निबंध है। इस निबंध में लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का अति हास्यात्मक चित्रण किया है। लेखक बताता है कि एक बार उसने और उसके चार मित्रों ने सोचा कि वे शाम को 4 बजे वाली बस से चले। कितने बजे वाली? 4 बजे वाली। लेखक के मित्रों को सुबह काम पर अवश्य पहुंचना था, इसलिए उन्होंने शाम को ही चलने का फैसला किया। एक ने कहा कि यह बस जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। क्या कहता है एक? कि यह बस जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक और उसके मित्रों को कुछ लोगों ने इस बस में सफ़र न करने की सलाह दी, लेकिन वे इस सलाह को समझ नहीं पाए और बस में बैठ गए। क्या सलाह दी लोगों ने? बस में ना बैठने की, यानी बस में सफ़र ना करने की सलाह दी। बस अत्यंत पुरानी थी, जिसे देख उनकी आंखों में श्रद्धा का भाव उमड़ आया। लेखक ने हंसी से कहा, यह बस सफ़र के लिए नहीं अपितु पूजा के योग्य है। बस कंपनी के हिस्सेदार भी इसमें बैठे हुए थे। जो लोग अपने संबंधियों को छोड़ने आए हुए थे वे
उन्हें इस तरह देखने लगे जैसे वे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन हो। लेखक सोचने लगा कि यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और शून्य अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी। लेखक को यह पता ही नहीं चला कि वह सीट पर बैठा था या सीट उस पर बैठी थी। सीटों की हालत खराब हो चुकी थी। अचानक बस चलते चलते रुक गई। कारण का पता यह चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। क्या था कारण? कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर नली द्वारा उसे इंजन में भेजना शुरू कर दिया। लेखक मन ही मन सोचने लगा, इसका क्या भरोसा, इसकी ब्रेक भी फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकती है। झील को आते देख लेखक सोचता है अब तो यह अवश्य इसमें गोता लगा जाएगी। बस अचानक फिर रुक गई, लेकिन बस कंपनी के हिस्सेदार इतने पर भी कहने लगे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। लेखक को अंतर मन में ग्लानि हो रही थी। वह वृद्धा पर सवार होकर जा रहा था। अगर रास्ते में इसका प्राणांत हो गया तो इसकी अंत्येष्टि यहीं करने पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोलकर कुछ ठीक किया और बस चलने लगी। पीछे से आती गाड़ी को बस रुक कर कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी बस बहुत ही बूढ़ी हो गई थी। भैया अगर कोई पीछे से गाड़ी आ रही होती तो उसको यह क्या कहती थी, बस पीछे से गाड़ी या बस को रुक कर क्या कहती थी कि निकल जाओ बेटी, अब मेरी उम्र ही नहीं रही। अचानक पुलिया पर पहुंचने पर बस का एक टायर फुस हो गया। अब कठिनाई और बढ़ गई। लेखक और उसके मित्रों ने समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब सब आराम से हंसी मजाक करने लगे। रास्ता रेंगते रेंगते कटने लगा। तो यह था बस की यात्रा पाठ का आसार। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। कितने मित्रों ने बस से जाने का निश्चय किया था? कितने मित्रों ने किया था? 3 मित्रों ने, लेखक और उसके 2 मित्र। उन्होंने शाम की कितने बजे की बस जाना तय किया? यानी शाम को कितने बजे उन्होंने बस से जाना तय किया था? 4 बजे। कब? 4 बजे। पन्ना से इसी कंपनी की बस कहाँ के लिए चलती है? ग्वालियर के लिए, भोपाल के लिए, पटना के लिए, उज्जैन के लिए। तो कहाँ के लिए चलती है? पटना के लिए। इन्होंने ट्रेन से कहाँ जाना था? जबलपुर, जमालपुर, जलालपुर या फिर जगदलपुर। तो कहाँ जाना था? जबलपुर जाना था। लोगों के अनुसार समझदार लोग किस समय की बस यात्रा नहीं करते? किस समय की बस यात्रा नहीं करते? शाम की। बस कैसी थी? तो कैसी थी बस? वयोवृद्ध यानी वृद्धा थी। यहाँ पर एक लाइन भी आई है कि वह एक वृद्धा पर सवार होकर जा रहा है। बस अनुभवी है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन किस मित्र का था? तो किसका था? डॉक्टर का था। किसका था? डॉक्टर का था। यानी जो लेखक था उनमें से एक मित्र क्या था? डॉक्टर था। बस का हर हिस्सा दूसरे से क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? सहयोग, मनोयोग, असहयोग, सहज योग। तो क्या कह रहा था? असहयोग कह रहा था। बस क्यों रुक गई? क्या हो गया था? बस किस लिए रुक गई थी? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार के अनुसार बस कौन सी क्लास की थी? तो कौन सी क्लास की बता रहे थे वो? 4th क्लास की। सॉरी, 1st क्लास की बता रहे थे ना कि अभी भी बस 1st क्लास है। क्षीण चांदनी में वृक्षों के नीचे खड़ी बस किस जैसी लग रही थी? कैसी लग रही थी बस? वृद्धा लग रही थी। कैसी लग रही थी? वृद्धा लग रही थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही बस के साथ क्या हुआ? टायर फट गया, यानी उसका टायर फुस हो गया। अब उन्होंने कहाँ वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? तो कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? पन्ना जा रहे थे। वे बस में बड़े इत्मीनान से किस तरह बैठ गए? कैसे बैठ गए थे वे लोग? घर के जैसे बैठ गए थे। बस का टायर कहाँ फिस हो गया था? कहाँ पर हो गया था? पुलिया पर। बियावान में किसकी अंत्येष्टि की संभावना थी? किसकी अंत्येष्टि की संभावना थी?
वृद्धा बस की, किसकी? वृद्धा बस की। लेखक ने बस की तुलना किससे की है? तो किससे की थी? वृद्धा से। किससे की थी? वृद्धा से। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1922 को। निकल जाओ बेटी वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया था? पीछे से आती हुई गाड़ी के लिए। तो यह था हमारा पाठ नंबर 3। अब हम करते हैं पाठ नंबर 4। पाठ नंबर 4 है हमारा दीवानों की हस्ती, और इसके जो लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर कस्बे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर कस्बे में हुआ था। इनका देहांत 5 अक्टूबर 1981 में हो गया था। कब हो गया था? 5 अक्टूबर 1981 में। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की परीक्षा पास की। वकालत में रुचि न होने के कारण शीघ्र ही इन्होंने वकालत का कार्य छोड़ दिया। लेखन कार्य की ओर उन्मुख हो गए। इनका जीवन हमें आशावादी, फक्कड़, मस्त और उदार बनकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इन्होंने कुछ फिल्मों के लिए भी लेखन कार्य किया। इन्होंने किसके लिए कार्य किया? इन्होंने कुछ फिल्मों के लिए भी। इन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास लिखे, किंतु इन्हें प्रसिद्धि उपन्यासकार के रूप में अधिक मिली। भगवती चरण वर्मा को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किसके रूप में मिली? उपन्यासकार के रूप में। तो रचनाएं हैं इनकी: कविता संग्रह मधुगण, प्रेम संगीत, एक दिन, मानव रंगों से मोह, आधुनिक कवि, मेरी कविताएं, एक सविनय और एक नाराज कविता। कौन कौन से हैं इनके काव्य संग्रह यानी कविता संग्रह? संगीत, एक दिन, मानव रंगों से मोह, आधुनिक कवि, मेरी कविताएं, एक सविनय और एक नाराज कविता। फिर है इनके कहानी संग्रह: इंस्टॉलमेंट, दो बांके, मोर्चाबंदी, मेरी कहानियाँ और प्रतिनिधि कहानियाँ। फिर है इनके उपन्यास जिनसे इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली: पतन, आखिरी दांव, चित्रलेखा। चित्रलेखा बहुत पूछा जाता है इनका। अपने खिलौने, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ते। यहाँ से चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ते परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पढ़ लेते हैं। यह जो पाठ है इसकी विधा क्या है? यह एक कविता है। इसका सार हम कर लेते हैं। दीवानों की हस्ती नामक कविता श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि ने मदमस्त और दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावों और क्रियाकलापों को अनेक रूप से प्रकट किया है। कवि ने किसके? मदमस्त और दीवानों को कविता में स्थान देकर। कवि कहता है कि हम तो दीवाने हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं हो सकता। क्या कहा है कवि ने? कि हम तो दीवाने हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं हो सकता। आज यहाँ तो कल हम कहीं और चल देते हैं। यहाँ पर ये लाइन से, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो आज यहाँ कल वहाँ कहीं और चल देते हैं, हमारे टिकने का कोई एक स्थान नहीं है। हम दीवाने जहाँ कहीं भी धूल उड़ाते जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं धूल उड़ाते जाते हैं। अपने साथ मस्ती, खुशी, उत्साह का वातावरण साथ लिए चलते हैं, इसीलिए हम दीवाने कहलाते हैं। हम कभी खुशी के रूप में सीधे चले आते हैं तो कभी आंसू के रूप में दुख बनकर बह जाते हैं। हमें देखकर बाकी के मनुष्य यह कहने लगते हैं कि तुम यहाँ कैसे और किस प्रकार आए हो, इस तरह दोबारा कहाँ चल दिए हो। हमसे यह मत पूछिए कि हम कहाँ चले हैं, हम तो इसलिए चले हैं कि हमें चलना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम संसार से कुछ सीख ग्रहण करते हैं और अपनी कुछ सीख देकर वापस चल देते हैं। 2 बातें करते हैं, उससे खुशी भी मिलती है, बात से रोना आता है, लेकिन फिर भी दुख और सुख के क्षणों को पाकर हम उत्साह के भाव को लिए आगे बढ़ते जाते हैं। कवि कहता है कि वह भिखारियों के संसार में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना प्यार दूसरों को लुटाकर चल दिया है। हम हृदयों पर
अपने कार्यों में असफलता का भार लिए किस तरह चल पड़े हैं। हमें मेरा तेरा कुछ नहीं दिखता, बस ठहरने वाले खुश रहे। हम तो पूरी तरह से बंधे थे, लेकिन हमने अपने बंधन खुद ही तोड़ लिए और आगे की ओर चल पड़े हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ तो फिर कल वहाँ चले। बस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यह थे इस कविता का सार। अब हम इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो कर लेते हैं। दीवानों की हस्ती कविता के कवि कौन हैं? तो कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। दीवानों के साथ किसका आलम चलता है? किसका आलम चलता है? मस्ती का आलम चलता है। क्या चलता है? मस्ती का आलम। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? धूल उड़ाते चलते हैं। दीवाने क्या बनकर आते हैं? क्या बनकर आते हैं? दीवाने उल्लास बनकर आते हैं। क्या बनकर आते हैं? उल्लास बनकर आते हैं। दीवाने क्या बनकर बह जाते हैं? आंसू बनकर बह जाते हैं। क्या बनकर बह जाते हैं? दीवाने किस लिए चलते हैं? क्योंकि उन्होंने केवल चलना है। क्या करना है? चलना है। दीवाने छक कर किसका घूंट पीते हैं? सुख दुख का। किसका? सुख दुख का। दीवाने कितनी बातें कहते सुनते हैं? कितनी बातें कहते सुनते हैं दीवाने? 2 बातें। दीवाने कैसी दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटा रहे हैं? कैसी दुनिया में? भिखमंगों की दुनिया में। किसकी? भिखमंगों की दुनिया में। दीवाने किसका भार लेकर चलते हैं? तो किसका भार लेकर चलते हैं? दीवाने असफलता का। रुकने वालों को दीवाने क्या रहने के लिए कहते हैं? क्या रहने के लिए कहते हैं? आबाद रहने के लिए कहते हैं। दीवाने क्या तोड़ चले हैं? क्या तोड़ चले हैं दीवाने? तो क्या तोड़ चले हैं? बंधन तोड़ चले हैं। आंसू बनकर बह जाना क्या है? क्या है? आंसू बनकर बह जाना जाना है। क्या है? जाना है। कवि ने उल्लास किसे माना है? कवि ने उल्लास किसे माना है? आने को माना है। छक्कर का अर्थ क्या है? संतुष्टि, मुखरित, उल्लासित या फिर उत्कंठित। तो क्या है? संतुष्टि है। तो यह था हमारा पाठ। अब है हमारा पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके जो लेखक हैं वो हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक श्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी को एक नवीन दिशा तथा दशा देने का कार्य किया है। लेखक ने अपनी रचनाओं में अनेक घटनाओं का प्रभावशाली चित्रण करते हुए वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। कौन सी शैली को? वर्णनात्मक। इन्होंने अपनी भाषा को सूक्तियों से सुसज्जित किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन और धर्म की महत्वपूर्णता पर बल दिया है। इनकी गद्य भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है और इनकी रचना क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब हम इस एक पाठ का सार कर लेते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक निबंध क्या है? यह एक निबंध है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित है, की विधा क्या है? यह एक निबंध है। इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उसकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान, पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरल और सुबोध शैली में किया है। निबंध की भाषा भी सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। किसके बारे में बात की है इस निबंध में? पत्रों के महत्व के बारे में, पत्रों के पहचान के बारे में और उनसे होने वाले लाभ के बारे में। निबंध प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। निकट व्यक्ति से साधारण बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे पत्र कहा जाता है। पहले के टाइम में हम पत्रों के द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। कोई सुख हो दुख हो, पत्रों के माध्यम से ही सारी खबरें एक दूसरे तक पहुंचती थी। अब तो बहुत ही फास्ट है युग, बहुत ही इंटरनेट का जो हमारा नेटवर्किंग का ज़माना है, तो 1 मिनट में ही खबर कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन और SMS कहाँ दे सकते हैं। यानी जैसे पहले खुशी होती थी कि पत्र आया है तो बहुत ही
इंटरेस्टिंग लगता था पत्र पढ़ना। दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। पत्रों का भाव पूरे विश्व में एक सा है, भले ही उसका स्वरूप अलग क्यों ना हो। पत्रों के अलग अलग नाम हैं। उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। क्या क्या नाम है पत्रों के? उर्दू में क्या कहा जाता है? खत कहा जाता है। संस्कृत में पत्र कहा जाता है। कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। कितने करोड़? 4.5 करोड़। पत्रों की उत्सुकता सभी को होती है। अगर हम पत्रों की तह में जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि विश्व में ऐसा कोई नहीं जिसमें कभी पत्रों के लिए उत्सुकता न रही हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। आज देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखे हुए हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। नेहरू जी के पत्र इंदिरा के लिए नहीं लिखे जाते तो आज वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत न बन पाते। सभी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए क्या हैं? पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। विश्व के सभी संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का रूप प्राप्त कर गए हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे आते थे। जहाँ भी रहते उन तक वे पत्र पहुँच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, परंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था वह उसी समय उसका उत्तर लिख देते थे। वह अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों के जवाब देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तब वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्रों का आकर्षक संकलन कई रूपों में आपको देखने में मिल सकता है। संकलन का यह काम डाक मंगल मूर्ति ने किया था। किसने किया था संकलन का काम? डाक मंगल मूर्ति ने। प्रेमचंद नए लेखकों को बहुत प्रेरक उत्तर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिए लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक हैं। क्या हैं? बहुत ही प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा बाहर भारत में बहुत पुरानी है। सभी सरकारी विभागों में सबसे अच्छा विभाग डाक विभाग ही है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ी लोग तथा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। गाँव या गरीबों की बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर तक पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक हैं कौन हैं? अरविंद कुमार सिंह हैं। कौन है? अरविंद कुमार सिंह। पत्र जैसा क्या फोन या एसएमएस से नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता? संतोष नहीं मिलता। मानव सभ्यता के विकास में किन्होंने अनूठी भूमिका निभाई है? किन्होंने निभाई है? कंप्यूटर ने। पत्र को तमिल में कहते हैं? पत्र को तमिल में क्या कहते हैं? काडिद कहते हैं। क्या कहते हैं? काडिद कहते हैं। और उत्तरम किस में कहते हैं? उत्तरम कहते हैं तेलुगु में। किस में कहते हैं? तेलुगु में कहते हैं। कन्नड़ में क्या कहते हैं? कागद। क से कन्नड़ और क से कागद। और खत किस में कहते हैं? उर्दू में कहते हैं। काडिद किस में कहते हैं? तमिल में कहते हैं। तमिल में काडिद, तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद और उर्दू में खत कहते हैं। पत्र किन्हें सहेज कर रखते हैं? किन्हें सहेज कर रखते हैं? पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग कितने करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं? कितने करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं? 4 करोड़ पत्र। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है, यह कथन किसका है? किसका है यह कथन?
जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने यह सब कब कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रहे हैं? कब कहा था? 1953 में कहा था। 1953 में कहा था। स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय पत्र का क्या विकसित करने के लिए शामिल किया गया था? तो क्या विकसित करने के लिए? संस्कृति। विश्व डाक संघ ने बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1972 में की थी। क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। हमारे कौन पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं? हमारे सैनिक करते हैं। कौन करते हैं? सैनिक। लोग किन के पत्रों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखते हैं? किन को रखते हैं? पुरखों के पत्रों को। पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने लिखे थे? तो किसने लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे। लोगों ने किनके पत्रों को फ्रेम करके रखा है? किनके पत्रों को? महात्मा गांधी के पत्रों को। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच का पत्राचार किस नाम से प्रकाशित हुआ है? किस नाम से प्रकाशित हुआ है? महात्मा और कवि के नाम से प्रकाशित हुआ है। सबसे अधिक बेसब्री से सैनिक किसकी प्रतीक्षा करते हैं? पत्रों की। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। क्या कहते हैं? खत कहते हैं। और कागज किस में कहते हैं? कागज कहते हैं कन्नड़ में, तेलुगु में कहते हैं कन्नड़ में, और तमिल में काडिद कहते हैं। नए लेखकों का तत्परता से कौन जवाब दिया करता था? तो कौन जवाब दिया करता था? प्रेमचंद जी। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ किस प्रकार की विधा है? यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। महात्मा गांधी के लिए पत्र किस नाम से आते थे? तो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे। यह था हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।